हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे आर्थर चेन और ईबो की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ईबो आर्थर चेन को हरा देता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। अब जहन के कॉलेज में तुम मुझे यहाँ लेने के लिए क्यों आ गए और ईबो कहाँ पर है? जहन ने सुंग यॉन को घूरते हुए कहा, वैंग ईबो मेरा बॉडीगार्ड है और उसने आपको उसका काम करने के लिए क्यों कहा? ईबो को इसके लिए पे करना होगा। इसके अलावा क्या मेरे पिताजी को इसके बारे में पता था? क्या होगा अगर कुछ बुरे लोगों ने यहाँ आकर मुझे बताया कि ईबो ने उन्हें मुझे ले जाने के लिए कहा है? क्या होगा अगर वे ईबो के नाम से मुझे यहाँ से किडनैप करेंगे तो? और मैं कैसे श्योर कर सकता हूँ कि तुम किडनैपर नहीं हो? जहन ने गुस्से में सुंग यॉन से कहा, आई एम सॉरी जहन, लेकिन ईबो ने मुझे इसका कारण नहीं बताया। जब उसने मुझे कॉल किया था तब वो सच में बहुत बिजी था। सुंग यॉन ने जहन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लकी हो कि ट्रेनिंग के दौरान से मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो क्या होता? अगर तुम्हारी जगह एक किडनैपर होता तो वो सच में मुझे किडनैप करके ले जाता। जहन ने गुस्से से कहा। जहन की बातें सुनकर सुंग यॉन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे पता है कि जहन की बातें सच है। जहन, क्या हम अभी घर जा सकते हैं? जब हम घर पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ था। सुंग यॉन ने उसके लिए कार का डोर ओपन करते हुए कहा। जहन ने अपने दोस्तों को बाय किया और वो कार में बैठने ही वाला था तभी जीली ने उससे आवाज दी, जहन गग, क्या मैं तुम्हारे साथ कार में चल सकता हूँ? मेरी क्लास भी खत्म हो गई है, जीली ने कहा और उसने जहन के जवाब का इंतजार किए बिना कार में बैठ गया। जीली की हरकतें देखकर जहन ने हल्के से अपना सिर हिलाया, फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ हाथ हिलाया और बाय कहा। अचानक सुंग यॉन का फोन बजने लगा। हाँ, जहन अब मेरे साथ है और हम जीली के साथ घर जा रहे हैं। जैसे ही उनकी कार यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकली, सुंग यॉन ने कॉल का जवाब देते हुए कहा, क्या यह कॉल ईबो की है? जहन ने पीछे की सीट से पूछा। नहीं, ये कॉल उसके बड़े भाई हाइक्वान का है। सुंग यॉन ने उसे रियर व्यू मिरर से देखते हुए जवाब दिया। सुंग यॉन की बातें सुनकर जहन ने कार के सीट पर अपनी पीठ टिकाते हुए थपथपाया। जहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसे ये समझ नहीं आया कि जब ईबो के बजाय सुंग यॉन उसे लेने आया तो वो सैड क्यों हुआ। उसके बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें खोली और पीछे की सीट पर देखा। सीट के पीछे उसके सो कॉल्ड सीक्रेट एडमायर के सेंड किए हुए फ्लावर थे। उन फ्लावर को देखकर उसके सब थॉट गायब हो गए। डिसअपॉइंट की फीलिंग दूर हो गई, लेकिन फिर कंफ्यूजन उसके दिल और दिमाग पर छा गया। तुम कौन हो? हर बार जब मैं ईबो के बारे में सोचता हूँ तो तुम ही मेरे थॉट्स में क्यों आते हो? उन फ्लावर को देखते हुए जहन ने अपने मन में सोचा, जहन गग, क्या तुम ठीक हो? जब जीली ने जहन को बेचैनी में देखा तब उसने पूछा। मैं ठीक हूँ जीली, जहन ने कहा और उसने अपनी नजर कार की खिड़की से बाहर घुमाई जहाँ उससे एक उदास आसमान दिखाई दे रहा था जो इंडिकेट कर रहा था कि बारिश जल्दी ही आ जाएगी। जहन गग, मुझे लगता है कि तुम थक गए हो, जीली ने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मुझे फाइनल से पहले कंप्लीट करना है, इसी वजह से मैं थोड़ा थक गया हूँ, जहन ने आह भरते हुए कहा। वैसे प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन मैं प्रोजेक्ट को थोड़ा धीरे पूरा करूँगा क्योंकि हमारे पास अब भी कुछ महीने बाकी है, जीली ने कहा। कुछ मिनटों की ड्राइविंग के बाद सुंग यॉन ने शाओ रेसिडेंट के गैरेज में अपनी कार खड़ी कर दी। सुंग यॉन ने कार को बंद करते हुए जल्दी से कार से बाहर निकला और उसने तुरंत जाकर जहन के साइड का दरवाजा ओपन किया। जहन ने उससे थैंक यू का इशारा किया और अपने गुस्से के चेहरे के साथ अंदर चला गया। ओह आइस प्रिंस, आप सच में बहुत लकी है कि आपके पास प्रिटी हैंडसम बॉस है, बट अनलकी वो थोड़ा सिली और ग्रम्पी है। जब सुंग यॉन ने जहन को गुस्से से घर के अंदर जाते हुए देखा तब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सोचते हुए अपने मन में हंसने लगा। अब दूसरी तरफ ईबो के कमरे में ईबो कमरे में फोन पर अपने भाई हाइक्वान से बात कर रहा है। भाई, हॉक को आर्थर चेन पर नजर रखने के लिए कहो। इससे पहले कि मैं लड़ाई के बाद उस जगह को छोड़ दूं, उससे पहले ही मैंने उसके बाइक पर ट्रैकर लगा दिया था, ईबो ने अपने भाई को बताया।
गुस्से की वजह से ईबो की सांसें अभी भी भारी थी। जो आर्थर चेन की लड़ाई के बाद वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। आर्थर चेन लकी था कि उस इलाके में कोई भी पुलिस नहीं है और लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को भी ये नहीं दिखाई दे रहा था कि सड़कों पर क्या हो रहा है। ईबो ने कहा, ठीक है ईबो, मैं हॉक को उसके बारे में बता दूंगा। वैसे आप कैसे हैं? क्या आप श्योर है कि आप ठीक है? फोन कॉल की दूसरी तरफ से हाईकुआन ने पूछा। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। ये सिर्फ आर्थर चेन है और वो इस देश के प्रेसिडेंट जैसा पावरफुल भी नहीं है। अपने भाई को थोड़ा हंसाने के लिए ईबो ने मजाक करते हुए कहा। ईबो, मुझे पता है और मुझे तुम पर भरोसा भी है, लेकिन तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा, हाईकुआन ने कहा, क्योंकि वो अपने भाई के बारे में थोड़ा चिंतित था। शुक्रिया भाई, और मैं अब से ज्यादा केयरफुल रहूंगा, ईबो ने कहा। हाईकुआन जैसा भाई पाकर ईबो सच में बहुत खुश है। क्योंकि उनके पिताजी हमेशा बिजनेस में बिजी रहते थे, तो उसके भाई और उसके चाचा ने उसे प्यार से बड़ा किया है। ईबो हाईकुआन से कॉल पर बात कर ही रहा था, तभी अचानक उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। भाई, मुझे लगता है कि अब मुझे कॉल को कट करने की जरूरत है। सत्य की बात करते हुए पावरफुल प्रेसिडेंट अभी यहाँ आए हैं, मुझे जाना होगा, ईबो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। ईबो ने अपने भाई को फोन कॉल की दूसरी तरफ से हंसते हुए सुना, क्योंकि ईबो जानता है कि उसका भाई क्यों हंस रहा है, क्योंकि जैन के अलावा ऐसा कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं है जो उसे डरा सके। ईबो, ये दरवाजा खोलो, ईबो ने बाहर से जैन की आवाज सुनी। अरे ये ब्रैट, ईबो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर वो दरवाजे की ओर चला गया। गुस्से में आकर जैन ने फिर से दरवाजा नॉक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ईबो ने दरवाजा ओपन किया, नॉक करते हुए जैन का हाथ ईबो के माथे पर गिरा। जैन, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे चाहते हो? ईबो ने अपने माथे को रब करते हुए और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुमने अभी मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत की? और तुमने सुंग योन को मुझे कॉलेज से लेने के लिए क्यों कहा? क्या ये तुम्हारा काम नहीं था? और तुम वहाँ से अपना काम छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम सच में भूल गए कि तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए बस उस जगह के आसपास होना चाहिए था, है ना? जैन ने ईबो पर सवालों की बौछार कर दी। जैन, क्या तुम्हारा काम हो गया? ईबो ने अपना फेस जैन के करीब लाते हुए सॉफ्ट टोन में पूछा। ईबो का फेस अपने बहुत करीब पाकर जैन ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। ईबो के ऐसे घूरने की वजह से उसका हार्ट नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज धड़कने लगा। जैन ने अपना एक कदम पीछे कर लिया। यू परवट, जैन ने कहा, और वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी ईबो ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। खींचने की वजह से जैन ईबो के सीने से टकरा गया। ईबो ने जल्दी से अपने एक हाथ से जैन की कमर को पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने जैन की चीन को पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके बाद ईबो ने अपने अंगूठे का यूज करते हुए जैन के पिंक लिप्स को सहलाने लगा। इतना प्रिटी हैंडसम चेहरा गुस्से से बर्बाद हो जाएगा, और मुझे आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगता है, ईबो ने कहा, और उसने जैन को किस करने के लिए अपना फेस नीचे कर लिया। लेकिन जैसे ही जैन अपने होश में आ गया, उसने तुरंत ईबो को धक्का दे दिया और खुद को ईबो के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसने अपने पैर को जोर से ईबो के कदम पर रख दिया। खुद को फ्री करने के बाद जैन तुरंत वहां से चला गया। जैसे ही जैन ईबो के कमरे से बाहर गया, तभी उसने ईबो के कमरे से ईबो के हंसने की आवाज सुनकर वो पागल हो गया। अब कुछ देर पहले जब जैन गुस्से से घर में आ गया था, तब वो सीढ़ियों पर हर एक कदम को जोर से आवाज करते हुए चल रहा था। जब जैन जोर जोर की आवाज के साथ ऊपर गया, तब वो जोर से आवाज करते हुए ईबो का दरवाजा नॉक करने लगा। तभी ये आवाज सुनकर कुछ सर्वेंट एई और जीली चौंक गए। जैन की हरकतें ऐसी है जैसे उसके लवर से उसका झगड़ा हो गया हो। नैनी ने अनजाने में ऊपर की ओर देखते हुए कहा। नैनी की बात सुनकर जीली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। नैनी, उसकी कोई भी लवर नहीं है, तो उसका उसके लवर के साथ कैसे झगड़ा हो सकता है? जीली ने मासूमियत से नैनी से पूछा। जीली, तुम सबसे धीमे पर्सन हो जिसे मैं जानती हूँ। अगर तुम होशियार होते तो तुम जान पाते कि मेरे बच्चे जैन के साथ क्या हो रहा है। नैनी ने हल्की सी स्माइल के साथ जीली को जवाब दिया। नैनी की बात सुनकर जीली ने अपना सिर खुजलाया,
क्योंकि नैनी उससे क्या कह रही है उसे कुछ भी नहीं पता और वो उनकी बातों को समझ भी नहीं पाया। कभी कभी जीली खुद को बेवकूफ होने के लिए कोसता है। अब दूसरी तरफ जैसे ही जहन अपने कमरे के अंदर गया, उसने अपने सीने को पकड़ते हुए दरवाजे पर अपनी पीठ टिका ली और मोटे तौर पर आह भरने लगा। वो सच में बहुत परवट है। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जहन ने कहा। जहन की नजर उसके स्टडी टेबल पर पड़ी और वो जल्दी से उसके पास गया और कुछ पेपर ले लिए और उन्हें जल्दी से फाड़ दिया। मैं तुम्हें ईबो इस तरह से फाड़ने वाला हूँ। मैं अभी सच में बहुत गुस्से में हूँ। इस गुस्से में अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं सच में तुम्हारा मर्डर करता और मैं तुमसे सच में बहुत नफरत करता हूँ। सभी पेपर को फाड़ते हुए और सामान को इधर उधर करते हुए जहन ने गुस्से से कहा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद जहन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने महसूस किया कि उसने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के कुछ फाइल्स को फाड़ दिया है। ओ माय गॉड, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा काम, मैंने ये क्या किया? अरे यार, अब मैं क्या करूं? जहन गुस्से से कांपते हुए और अपने हाथ से अपने बाल पकड़ते हुए कहने लगा। जहन जल्दी से दरवाजे पर गया और उसने अपनी नैनी को बुलाया। ए, जैसे ही जहन ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, वो चिल्लाने लगा। जहन के साथ क्या हो रहा है ये देखने के लिए उसकी नैनी तुरंत उसके कमरे की ओर चली गई। ये क्या है? नैनी ने अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल करते हुए पूछा। ए, मुझे अपना कमरा साफ करने के लिए और अपना सामान पैक करने के लिए किसी की जरूरत है। मैं अब शो चेंग के यहाँ जाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे पीछे आए। जहन ने चिढ़ते हुए अपने नैनी को जवाब दिया। लेकिन जहन, ये लगभग डिनर का टाइम हो गया है और आपके डैडी भी जल्दी से घर आ जाएंगे और आप ईबो के बिना कहीं पर भी नहीं जा सकते। नैनी ने कहा। ए, मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे पीछे आए। मैं अब जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ किसी की जरूरत है जो मेरा सामान पैक करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी चीजें 5 मिनट में पैक हो जाए। जहन ने कहा और उसने तुरंत अपनी नैनी की ओर पीठ कर ली। जहन की हरकतें देखकर नैनी का मुंह खुला का खुला रह गया। जहन भूल गया कि वो अब उसकी नैनी से कैसे बात कर रहा है। नैनी जल्दी से नीचे की ओर दौड़ती हुई गई ताकि कोई जहन के सामान को पैक करने में उसकी हेल्प कर सके। कुछ मिनटों के बाद जहन अपने बैग को घसीटते हुए घर से बाहर जाने ही वाला था, तभी उसके पिताजी आ गए। बेटा, कहाँ जा रहे हो? शाओ शू इंग ने जहन को उसके बैग के साथ देखते हुए कहा। डैडी, मैं इस वीकेंड पर शो चेंग के साथ रहना चाहता हूँ। जहन ने जवाब दिया। जहन, तुम कहीं पर भी नहीं जा रहे हो। क्या तुम भूल गए कि पिछले वीकेंड पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? और वैसे भी हर वीकेंड पर तुम्हारे ईबो के साथ ट्रेनिंग है। शाओ शू इंग ने अपने ब्लेजर को सोफे पर रखते हुए कहा। लेकिन डैडी, बहुत टाइम हो गया है जब मैंने शो चेंग के घर समय नहीं बिताया और इसके अलावा मैं उसके साथ अपना प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। और वो अपने थोड़े ड्रामेटिक रीजन से अपने पिता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। जहन, फिर शो चेंग को यहाँ आने के लिए कहो। कम से कम हम आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ईबो भी यहाँ है और हम सभी यहाँ आपकी केयर भी कर सकते हैं। शाओ शू इंग ने कहा। डैडी, क्या हमेशा ईबो 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 के साथ ये करना, ईबो के साथ वो करना, ईबो के साथ यहाँ जाना, ईबो आपको प्रोटेक्ट करेगा। हर बार ईबो। मुझे इस ईबो नाम से चिढ़ हो जाती है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ईबो की जरूरत नहीं है। जहन ने अपने पिताजी पर अपनी आवाज उठाई। वो भूल गया कि वो अपने पिताजी से बात कर रहा है, लेकिन जहन जो कुछ भी कह रहा है उसका दिल अलग कहता है। उसका दिल चारों ओर सिर्फ ईबो को ही पसंद करता है। शाओ चान, क्या तुम अब मुझे डिसओबे करने की कोशिश कर रहे हो? शाओ शू इंग ने गुस्से से कहा। शाओ शू इंग की बातों से जहन थोड़ा कांप गया क्योंकि वो जानता है कि उसके पिताजी ने उसका पूरा नाम ले लिया है और इस तरह से जहन जान गया कि उसके पिता बहुत सीरियस है और गुस्से में भी। जहन, अभी के अभी अपने कमरे में वापस जाओ। शाओ शू इंग ने अपनी आवाज उठाते हुए जहन को उसके कमरे में जाने के लिए कहा। जहन ने अपने लिप्स से पाउच बनाया। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटेड साफ झलक रही थी। फिर जहन ने कुछ नहीं कहा। उसने बिना देखे अपने बैग को अपने पिता के पास से गुजरते हुए सीढ़ियों की ओर खींच लिया। जहन सच में बहुत अपसेट है। जहन, आपको ये समझना चाहिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तो सिर्फ आपके लिए है। शाओ शू इंग ने जहन को ऊपर जाते देखकर कहा।
ईबो जैसे ही बैकयार्ड से लिविंग रूम में एंटर हुआ, उसने ये शब्द सुने। ईबो ने जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर देखा। उसकी आंखें जैन के गुस्से भरे चेहरे को घूर रही थी। ईबो ये देख सकता है कि जैन कितना परेशान है। जैन मुड़ा और वो जल्दी से अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने बैग को फर्श पर गिरा दिया। जैन जल्दी से बेड पर कूद गया और उसने अपना फेस तकिए में दबाते हुए लेट गया। माँ, काश तुम मेरे साथ यहाँ होती। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए जैन रोने लगा। जोर से सिसकियाँ लेते हुए उसने अपनी सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल दिया। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।